लास्ट में विजिबल है नहीं? चलो, तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, उसका एड्रेस जो हम लोग बताते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स, दैट इज प्रिंसिपल, एजिमुथल एंड मैग्नेटिक। अभी यहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन के सारे पूरे अच्छे से एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, क्या है ये, इधर इधर बैठो और इधर सिनेमा हॉल में नहीं बैठे हो ना, थोड़ा सा डिसिप्लिन में बैठे हो तो उधर पैर पे पैर चढ़ा करके उधर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो है वो कंप्लीट एड्रेस बताता है, और ये एड्रेस हम लोग यहाँ पर देखेंगे और सीख जाओगे वो कितने आसानी से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने के लिए टोटल 3 छोटे छोटे थ्योरी है जिसमें कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जैसे एक पहला आता है आपका आफबाउ प्रिंसिपल, है ना, दूसरा आता है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और तीसरा क्या होता है, हुंड्स रूल होता है। तो ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी के हेल्प से वो बताएगा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पर जा सकता है। तो सबसे पहला जो हम लोग बात करते हैं दैट इज आफबाउ प्रिंसिपल। आफबाउ प्रिंसिपल, तो जैसे इस प्रकार का नाम अगर कभी केमिस्ट्री में आता है ना, तो बच्चों को लगता है कि ये कोई साइंटिस्ट होगा ना, लेकिन जैसे पूरा चैप्टर ही एटॉमिक स्ट्रक्चर में, चैप्टर में ही नाम है स्टार्टिंग से ये डाल्टन्स, जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, डी ब्रॉगली, वार्नर हाइजेनबर्ग, अरविंद स्क्रोडिंगर, तो बेसिकली सभी साइंटिस्ट का ही नाम है। तो जैसे ये नाम आता है ना आफबाउ प्रिंसिपल, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये आता है कि ये भी कोई एक क्या रहा होगा, साइंटिस्ट। लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं है। आफबाउ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इसका मतलब क्या होता है, बिल्डिंग अप, टू बिल्ड अप। जैसे अगर मान लो कि इस दीवार को ही अगर हमें बनाना है यहाँ पर, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो ईंट है, ब्रिक है, वो कहाँ रखेंगे, नीचे में, और फिर 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, उसको सेट करेंगे। ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ पर ब्रिक रख दें और इसके ऊपर से हम जोड़ना स्टार्ट कर दें और यहीं से मेरा घर बन जाए? हाँ, नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। तो ये वही चीज़ कहता है। तो इस चीज़ को लिखना है। ये कहता है, देखो केमिस्ट्री में एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जिस सब्सटेंस की एनर्जी कम है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और एनर्जी हाई होगा तो स्टेबिलिटी ये कम होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, और इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं है। जो केमिस्ट्री बदनाम है ना एक्सेप्शन के नाम पर, स्टेबिलिटी से रिलेटेड आज तक कोई एक्सेप्शन नहीं है ऐसा कि वो कम स्टेबल है और उसकी एनर्जी भी क्या है, कम है। ये ऐसा कहीं नहीं। तो कभी भी ये चीज़ें ध्यान में रखना कि अगर किसी भी हम लोग बात करते हैं किसी प्रोसेस का, किसी आयन्स या किसी मॉलिक्यूल्स का, किसी इलेक्ट्रॉन्स का, अगर वो स्टेबल है तो एनर्जी कम होगा, है ना। ये चीज़ें याद रखना। तो कहीं भी साइड में ये चीज़ें ज़रूर लिखना कि जो स्टेबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ये एनर्जी के इन्वर्सली हो जाएगा, और इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब किसी भी सब्सटेंस को स्टेबल होने के लिए उसकी एनर्जी क्या होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। तुम लोग भी देखे हुए स्कूल में जो बच्चा ज़्यादा उछल कूद करता है ना, वो अनस्टेबल ही रहता है, और जो फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं, जो नॉलेजेबल आदमी रहता है, वो चुपचाप आराम से शांत रहता है। चाहे वो क्लास की बात हो, भीड़ में बात हो, समाज में बात हो, कहीं भी देखना, जो बहुत अच्छा आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है, वो कोशिश करता है कि हम नॉर्मली चुप रहे, या जब बोलना हो तब उस समय वो फालतू की चीज़ें ढोलक की तरह नहीं बजता है वो। तो ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखना। तो अब हम लोग आते हैं आफबाउ प्रिंसिपल। ये क्या होता है, ये बस यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो हम लोग फिल करेंगे किस में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में, मेनली ऑर्बिटल से डील करता है। तो ये कहता है कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन हम लोग भरेंगे, तो जिसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम लोग यहाँ पर देंगे। मान लो किसी को कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो कॉलेज में एडमिशन अगर लेना, काउंसलिंग चल रहा है, तो सबसे पहला हम किस कैंडिडेट को वहाँ पर पिक करेंगे, जो स्टेबल है, मतलब जो पढ़ने में तेज़ है। क्या उसी को, मान लो कि कोई अच्छा कॉलेज है और उसको अच्छे रैंक देना है, तो किसको देंगे, अच्छा स्टूडेंट को लेंगे, डफर को लेंगे, अच्छा स्टूडेंट को लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो स्टेबल है उसको वो पहले डिजर्व करता है। तो यहाँ भी वही कह रहे हैं कि जो स्टेबल है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे। स्टेबल का मतलब जिसकी एनर्जी क्या है, कम। तो ये आफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, ये समझ में आ रहा, लिखना। फिलिंग ऑफ
electrons in atomic orbitals takes place in order to increasing order of their energy level। ठीक है, मतलब फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल। इसका मतलब है कि जिसका एनर्जी कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, ये पहले फिल करेंगे। समझ में आया ये चीज़ें? जिसकी एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, मतलब छोटे से बड़े की तरफ हम लोग इंक्रीज करते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरेंगे, जिसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी ये ज़्यादा। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर ध्यान में रखें, याद रहेगा। लिख लिए इसको। और ये सर एनर्जी कैसे कंपेयर करेंगे, तो एक रूल आता है, हम लोग N+L रूल के बारे में बात करते हैं ना। इसको लिखो जल्दी से, लिख लिया इसको। नेक्स्ट पेज में आ जाए, है ना। तो कंपैरिजन ऑफ जो एनर्जी है वो हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, N+L रूल, वेयर N जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और L क्या है, एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर। ये उसकी वैल्यू हम आपको बताए थे कि N कहाँ से कहाँ तक वैल्यू करता है, 1 2 3 4 इस तरीके से, और L की वैल्यू 0 1 2, मतलब एस सब सेल के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, इस तरीके से चीज़ें हम लोग को लगाना है। तो देखो ये पहला रूल क्या कहता है, ऐसे ऑर्बिटल्स, बेसिकली ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बात करें, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनका N+L की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रहा? ये क्या कह रहा, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N+L वैल्यू, मतलब जिसका N+L की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ये ज़्यादा, है ना। हायर द वैल्यू ऑफ N+L, more will be its energy। higher the value of N+L, more will be its energy। सर एग्जाम्पल में समझाइए। देखो एग्जाम्पल में कंपेयर करें 1s 2s 2p, मान लो इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल्स। तो 1s में ये जो होता है 1 2 2 ये बता रहा है, ये किस चीज़ को बता रहा है, ये n की वैल्यू बता रहा है ना। ये n जो है, n की वैल्यू, n बेसिकली क्या है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या है, एज़ोम्यूथल ये क्वांटम नंबर। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये एज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर ये बात करते हैं 1s। 1s क्या होता है, तो n की वैल्यू 1 और l की वैल्यू क्या है, s ऑर्बिटल के लिए बोलो ये 0। लास्ट क्लास में ही इसको हम समझाए थे कि अगर sp-df के लिए बात करते हैं, sp-df के लिए, तो इसकी l की वैल्यू क्या होता है, 0 1 2 3, है ना। अब आते हैं इसके लिए n की वैल्यू क्या है 2 और s का वैल्यू 0, यहाँ पे 2 + 1, है ना। तो इसका सम क्या हो गया 1, इसका सम क्या हो गया 2, इसका सम क्या हो गया 3। अब देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, है ना, इसमें जिसकी एनर्जी क्या है, कम है। एनर्जी कम किसका है, इसका, मतलब इनमें 1s में यहाँ पर पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2s में, फिर 3s में। क्या ये चीज़ें समझ में आ रहा है आपको? तो ये इसी को कहते हैं हम लोग अफबाउ प्रिंसिपल, है ना। लिखो इसको।
लिख ली इसको। इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल की एक बुक आती है बालाजी पब्लिकेशन में, नीट की स्पेशल, है ना, वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का बुक है। तो अगर मान लो उसमें सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरी पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको क्लास में पढ़ा देंगे। थोड़ा मोड़ा पढ़ना हो तो एनसीईआरटी की 1-2 लाइन पढ़ लेना। थ्योरी के लिए आपको एनसीईआरटी के बाहरी कोई किताब की ज़रूरत नहीं है, पढ़ोगे तो पता चल जाएगा आपको। प्रॉब्लम्स के लिए एक ये मिनिमम बुक है। इसके अलावा भी अगर आपको लग रहा है कि हम किसी और कोचिंग का पैकेज ले ले, है ना, तो बायोम का पैकेज भी, दूसरे कोचिंग का भी ये है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मेरा मेन एम है नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करना, है ना। अब इसका सोर्स कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है ये चीज़ ना। जैसे मान लो तुम्हें कोई डॉक्टर बोल देगा कि एप्पल खाना है ना, तो तुम एप्पल ये थोड़ी देखोगे कि कहाँ से आ रहा है ना, कि कौन से ट्रक से आ रहा है, टाटा से आ रहा है कि एल&टी से आ रहा है, किससे आ रहा है, इससे कोई फ़र्क तुमको नहीं पड़ता। तुमको उससे मटेरियल से मतलब है, क्वेश्चंस बैठ करके सॉल्व करना है इसमें। और वीके जायसवाल सबसे स्टैंडर्ड बुक आता है, सबसे स्टैंडर्ड, और उसमें नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते हैं ना, पुराने टाइप के घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उसमें, ये ध्यान रखना। तो ये वाला पोर्शन क्लियर है, n+l। तो यहाँ से अब लेकिन यहाँ पर क्या है कि बार बार ये चीज़ें लिखना और इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीरीज टाइप का बनाते हैं हम लोग, है ना, जिसको बिल्डिंग अप क्यों कहते हैं, वो चीज़ अब हम समझाना चाहते हैं आपको। तो यहाँ पर कुछ एक सीरीज की तरह हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो ये बेसिकली 1s 2s, ये क्या हो गया 2p, 3s 3p 3d, साथ साथ में लिखते चलो, 4s 4p 4d एंड 4f। ये प्रीवियस क्लास में हम ये बताए थे कि टोटल नंबर ऑफ सबसेल डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्बिट में है। अगर पहला में तो एक ही होगा, दैट इज एस, सेकेंड में 2 हो जाएंगे, थर्ड में 3, चौथे में 4 हो जाएंगे। तो ये नंबर ऑफ सबसेल डिपेंड करता है कि वो कौन से ऑर्बिट में। अब 5 में आ जाए तो 5 में टोटल कितने ऑर्बिट्स हैं, सबसेल हो जाएंगे 5। लेकिन हम लोग देखना लिखते क्या है, 5p 5d 5f 5g पॉसिबल है लेकिन नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं सर? क्योंकि आज के डेट में इसकी ज़रूरत नहीं है ना, ये ज़रूरत ये नहीं। हाँ, लेकिन इसके पास सबसेल अवेलेबल है। जैसे अभी देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे क्लास हैं, 6-7 क्लासेस हैं, लेकिन अभी बल्ब या लाइट वगैरह कौन कौन से क्लासेस में चल रहे होंगे? सिर्फ यहाँ और एक वहाँ जो यूज़ में, बाकी अदर क्लासरूम में थोड़ी ये चल रहा होगा फालतू का। तो इसका मतलब इसके पास है लेकिन उसको हम लोग लिख नहीं रहे यहाँ पर, है ना। उसके बाद 6 में कितने आ जाएंगे, टोटल 6, लेकिन ज़रूरत क्या है, फिर सिर्फ 3 का ही है, 7s 7p एंड 8s। इसमें इतना होगा इस तरीके से, ठीक है, लिख लिया इसको। अब इसमें एक चीज़ गौर करना है कि हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ये जो एरो है ना, ये इस तरीके का हम लोग यहाँ पर देंगे इसमें। ये 1s का इस तरीके से हो गया, ये क्या हो गया, ये 2s का हो गया। इसका मतलब पहले किस में भरेंगे, 1s, फिर 2s में, फिर 2p और 3s में, फिर 3p एंड 4s, 3d 4p 5s, 4d 5d 6s, 4f 5d 6p एंड 7s, और ये फाइनली ये कुछ है सर, है ना, ये कुछ इस प्रकार का आएगा। तो ये इसको अगर ये बेसिकली ये कुछ इस टाइप का होता, फिर ये यहाँ से रिपीट ऐसा आ जाएगा सर।
ये कुछ ऐसा होगा। और प्रीवियस क्लास में हम लोग ये भी डिस्कस किए थे कि s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बोलो। p में 6, d में 10 और f में 14, 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर सकते हैं इसमें। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर भरेंगे हम लोग, किसमें? तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पर भरेंगे और इसमें भी क्या हो जाएगा 1s2, कैसा ऐसे ही होगा। पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे 1s में, और s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं मैक्सिमम 2, तो ये 1s2 का। फिर अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में भरेंगे 2s में, और s में मैक्सिमम कितना आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 2s2, कोई दिक्कत। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे 2p में, और p में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2p6, फिर 3s2 है ना, फिर उसके बाद 3p6। अब यहाँ पर एक चीज देखना, ये क्या आ रहा होगा 4s2 बिफोर 3d10। इसका मतलब क्या हो गया 4s और 3s में अगर हम यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का आ जाएगा। उसके बाद 3d10 यहाँ पर हम लोग फिल कर दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 4p6, फिर उसके बाद 5s2 है ना, 5s2 यहाँ से, फिर उसके बाद देखो 4d10। अगर कभी इस तरीके से कंफ्यूज हो ना किसको बनाने में, तो हम सीरीज सिखाते हैं। ये 4d10 है, तो ये क्या करना, इसमें n में बढ़ जाना है, l में कम हो जाना है। जैसे मान लो ये चीजें एग्जाम में लिखना, ये सब चीज पॉसिबल है ना, उतना टाइम नहीं होता। तो क्या करना, n में एक बढ़ जाना और l में क्या करोगे एक घट जाना। तो 4 के बाद ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा d के p6। अब ये क्या हो जाएगा 6s2, कुछ ऐसा ही सीरीज है, देख लो, यस और नो। फिर कहाँ चले जाओगे 4f14, ये बढ़ना है तो 5d क्या हो जाएगा 10। अब क्या हो जाएगा 6p6 7s2, क्लियर है। फिर ये वापस उधर की तरफ चले जाना है। तो ये इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम लोग इस तरीके से। तो ये n प्लस एल का पहला पॉइंट था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल वैल्यू, ठीक है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि अगर, लेकिन ये कब लगाओगे, इफ n प्लस एल वैल्यूज ऑफ 2 ऑर्बिटल्स है ना इज कांस्टेंट फॉर 2 ऑर्बिटल्स, then energy is directly proportional to the value of n। मतलब अगर 2 ऑर्बिटल्स की n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तो एनर्जी ज्यादा किसका होगा, हाँ, जिसका n की वैल्यू क्या हो जाए ज्यादा। सर जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम कंपैरिजन करें 2p वर्सेस 3s में, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज 3, और ये क्या होगा 3 + 0 ये 3। तो n प्लस एल की वैल्यू इन दोनों ऑर्बिटल्स के लिए क्या होगी सेम। तो इसमें हम कह रहे हैं एनर्जी किसका ज्यादा है 3s का, और इलेक्ट्रॉन किस में पहले बढ़ते हैं जिसका एनर्जी कम है, तो मतलब जिसका इसमें ये बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे नीट में अगर 2 बच्चे का सेम नंबर आ जाए तो बेटर रैंक किसका होगा, जिसका एज ज्यादा है, जिसका एज ज्यादा है। ये नीट का रूल है ना। मान लो पिछले बार जैसे नहीं 720 नंबर 2 बच्चे ले आए थे, तो जिसका एज ज्यादा था उसका रैंक 1 है, जिसका एज कम है उसका रैंक 2 है। तो ये कुछ, तो यहाँ पर भी वही चीज है, n प्लस एल की वैल्यू क्या आ जाए अगर सेम आ जाए, पहला प्रायोरिटी क्या रखना है, पहला प्रायोरिटी वहां भी मार्क्स रहा होगा, यहाँ भी पहला प्रायोरिटी किसको रख रहे हैं हम लोग, ये, हाँ, दैट इज n प्लस एल की वैल्यू। अगर ये सेम आ जाए तब फिर इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग डिस्कस करते हैं इसमें 3p एंड 4s में ना, 3p या कुछ ऐसी चीजें लेते हैं, जैसे इसी को लेते हैं 3d 4s और 3d 4p एंड 5s, ठीक है। तो ये 3 + 2
4 + 1 5 + 0, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी क्या 5 है। तो एनर्जी का ऑर्डर किसका ज़्यादा है? तो ये सेकेंड रूल समझ में आपको। तो हम आपको सिर्फ 2 ही रूल पढ़ाएं। एनर्जी ज़्यादा किसका होगा? जिसका n + l की वैल्यू ज़्यादा हो। हाँ, 4p है, 3d के बाद 4p है। हाँ, ये 4p है। डॉलर लग रहा है ना? हाँ, चलो उसको अच्छे से लिख देते हैं। एक्चुअली बेसिकली हम कंपैरिजन इनका कर रहे थे कि ये कैसे लिखें, है ना। तो ये n + l रूल चीज़ें क्लियर है, कैसे इलेक्ट्रॉन भरना है हमें। लिख लियो यहाँ तक। ये इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉलिश पर आ जाए हम लोग। ऐसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, है ना। इसके जो रूल्स है बस थोड़ा सा एक काम आता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग तीनों एक साथ ही पढ़ते हैं। तो ये पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल देखो क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो फिल करेंगे ना किसी भी ऑर्बिटल्स में, वो कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है? 2 ही हो सकता है। और दोनों कैसे होने चाहिए? अपोजिट स्पिन के, जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। और ये क्या कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, एटम ने किसी भी इलेक्ट्रॉन का, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एटम, मान लो फ्लोरीन का 5वां इलेक्ट्रॉन और 6ठा इलेक्ट्रॉन, इसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। याद रहेगा। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि ऑल 4 quantum numbers cannot be same for the electrons of same atoms। मतलब किसी भी जो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, वो चारों क्वांटम नंबर्स एक नहीं हो सकते, 3 सेम हो सकता है, चौथा डिफरेंट होगा ही होगा, है ना। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ये पूरा सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कैसे चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। सर कैसे, एड्रेस कैसे सेम हो जाएगा? क्वांटम नंबर्स क्या बताता है? एड्रेस। तो किसी भी पर्टिकुलर आदमी का एड्रेस सेम हो जाएगा? नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ पर हम यहाँ पर इस पोजीशन में यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पर सिर्फ हम ही खड़े हो सकते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे आ सकता है, मतलब सेकंड नेक्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है। क्या इसी लोकेशन पर अगर कोई आदमी खड़ा है तो यहाँ पे तो नहीं हो सकता, आइदर ऊपर फ्लोर में हो जाए या नीचे फ्लोर में, या क्या हो जाए मेरे बगल में आ जाए, या कुछ इस तरीके का आ जाए, या ओरिएंटेशन उनका अलग हो जाए। तो बेसिकली कह रहे हैं किसी कॉमन, ये बात कर रहे हैं कि जो क्वांटम नंबर्स होंगे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का, वो सेम नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं चारों में कोई एक डिफरेंट जरूर हो। तो ये पॉलिश के बारे में बात करते हैं। सेकंड देखो ये क्या कहता है, किसी भी ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट। तो इसमें लिखना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड इन एन ऑर्बिटल एंड इसके स्पिन क्या होने चाहिए? एंड दोज आर ऑफ अपोजिट स्पिन। मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ इसी तरीके का भर सकते हो,
मैक्सिमम 2 ही आ सकता है और दोनों का स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये पॉलिश एक्सक्लूजन क्लियर है। तो अब इसके बाद आता है जो थर्ड एंड लास्ट रूल, दैट इज हुंड्स रूल, है ना, लिख लिए इसको। ये रूल क्या कहता है, हुंड्स रूल क्या कहता है, कुछ पढ़े हो? हुंड्स रूल क्या कहता है? हाँ हाँ, ये एकदम सही आंसर है। और इसलिए हम लोग जब इसको पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को याद कराने के लिए कहते हैं कि हुंड्स जो है बहुत एक सोशल आदमी था, बहुत सामाजिक इंसान था। हाँ ना, जैसे मानो कि किचन से तुम्हें पूरी मिल जाए और सर्व करना है सामने 4 बच्चों को, तो तुम क्या करोगे? किचन से अगर मान लो 5 पूरी मिला है या 4 पूरी मिला है, तो पहले जैसे ये 4 बच्चे बैठे हो तो एक ही बच्चे को 4 पूरी दे दोगे या सुनो, क्या करोगे? सबको एक एक दोगे। उसके बाद अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर क्या करोगे? फिर रिपीटेशन उधर से करेंगे हम लोग। तो ये उसी तरीके का एक सामाजिक इंसान था। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हर एक एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरो, जब इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तो फिर उसके बाद क्या करोगे? तब पेयर करना है। बात समझ में आ रहा? तो लिखना, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in atomic orbitals by 1 1, है ना, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन भरते चलना है। and after filling of electrons to each orbitals we have to pair it. जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग पहले फिल करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे और उसमें भी जो पहला ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कि हम समझाते हैं, मान लो कि पी ऑर्बिटल ले रहे हैं ना, पी ऑर्बिटल समझाने के लिए, और हमें पहला इलेक्ट्रॉन भरना है तो इसी में भरना होगा, है ना। ये भी सही है, ये भी प्रोसेस सही है। और अगर इलेक्ट्रॉन तुम इस प्रकार से भर दिए, ये भी सही, बोथ आर करेक्ट। लेकिन अगर तुम इलेक्ट्रॉन पहला छोड़ करके दूसरा में भर दिए, पहला छोड़ करके तीसरा में भर दिए, तो ये दोनों गलत हो जाए। मान लो हम इधर से इन करें, पहले बच्चे को छोड़ करके दूसरे बच्चे को सर्व कर दे, तो पहला वाला नाराज नहीं हो जाएगा? तो ये वही चीज़ है, पहले कहाँ भरोगे? एक इलेक्ट्रॉन में, पहला ऑर्बिटल में, फिर आगे की तरफ बढ़े। तो एक इलेक्ट्रॉन भरना, तो ये प्रोसेस सही है। क्लियर? अगर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन भरना है हमें, तो पहले इसमें भरेंगे फिर दूसरा इसमें भरेंगे, ये सही तरीका है। अगर ऐसा कुछ करते हैं कि पहले वाले में ही दोनों इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये गलत है। यही हुंड्स रूल कहता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन आपको भरना है। 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3, ठीक है। इनमें कौन सही है कौन गलत है? दोनों सही है ना, अभी तक दोनों सही है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा भर दे कि मान लो कितने इलेक्ट्रॉन भरना है, 3 भरना है, तो 1 2 और ये 3, ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक, देखो पहला इलेक्ट्रॉन ये रहेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन और ये चौथा इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 4, बात समझ में आ रहा? 1 2 3 4 नहीं होगा, ये 1 2 3 और ये 4 होगा। क्लियर? इनमें कौन सही कौन गलत? दोनों सही है। ये सही है,
ये गलत है। ठीक है, बात को सुनो, अगर सिर्फ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो तुम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी भर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन भरना, दो इलेक्ट्रॉन भरना, तीन इलेक्ट्रॉन, कैसे भी पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही पेयरिंग वाली चीज़ें आनी स्टार्ट हो जाएगी, अब ये सही होगा और ये गलत होगा, इस चीज़ पे ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रॉन हॉर्न्स रूल कैसा है इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कहता है, ये चीज़ें क्लियर है। पहले सारे ऑर्बिटल्स में क्या करोगे, एक एक भरोगे। मान लो कि डी में भरना है, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक ऑर्बिटल्स 5 है, ये कुछ इस तरीके से। और ऐसे ऑर्बिटल्स का नाम होता है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट्स ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। जैसे यहाँ पर ये जो अगर हम बात करें 3D, तो 3D के अंदर में जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगा। उसी को कह रहे हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये वर्ड याद रखना है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो ये इलेक्ट्रॉन जो फिल करने वाली चीज़ें था वो सब क्लियर है सभी बच्चों का। ये हाँ, फिर ये ऐसा हो जाएगा, नहीं फोर्थ इलेक्ट्रॉन इसमें अब नहीं भरेगा, ये 3 तक का ही है इसमें, ये 3 तक है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अफबाउ प्रिंसिपल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन भरो। फिर उसमें N+L रूल देखें हम लोग, N+L की वैल्यू ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा, और इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है। फिर अगर N+L रूल वैल्यू क्या हो जाए कांस्टेंट, तो एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, जिसकी N की वैल्यू ज़्यादा है। फिर उसके बाद में पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे हम लोग आते हैं, वो क्या कहता है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का। और दूसरा क्या कहता है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एंड दोज आर ऑफ अपोजिट स्पिन। हॉर्न्स रूल क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी क्या है बराबर है, तो बराबर एनर्जी है तो सभी को क्या करेंगे, एक 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 इलेक्ट्रॉन करके इस तरीके से फिलअप कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको। तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के लिए बात करते हैं। अगर एनर्जी अलग है तो पहले जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको फिल करेंगे। मान लो कि हमारे घर पे कोई बहुत बड़े गेस्ट आ गए और उनके साथ उनका नौकर भी आ गया, तो वहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगाएंगे कि एक पूरी इसको दो एक पूरी इसको दो, ये हैबिट में आ जाता है, तुम देखे होगे है ना। तो ये उस तरीके से जब एनर्जी मतलब जिसकी क्या है या स्टेबिलिटी जिसके ज़्यादा है तो उसमें भर देंगे पहले। ठीक है, तो ये हॉर्न्स रूल वाली चीज़ें क्लियर है। इलेक्ट्रॉन भरना है डीजेनरेट ऑर्बिटल में, मतलब जिनकी एनर्जी बराबर है 1 1 1 करके इस तरीके से, फिर जाकर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तब पेयर अप करेंगे, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर मान लो डी में 5 भरना तो इस तरीके से भर देंगे, 6 भरना होगा तो अब ये पेयरिंग करेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कैसे किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स का क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करना है, उस चीज़ों पर आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। जैसे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होता है। और अगर हम कहते हैं आपको 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम के सारों क्वांटम, इसके सभी क्वांटम नंबर्स बताना है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, देखो 1s में 2, 2s में कितने 2, तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, खत्म हो गए। तो अब अगला जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो क्या हो जाएगा 2p4, कुछ ऐसा ही होगा। तो 8वां इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आ रहा है,
p ऑर्बिटल में। अब p में आते हैं, p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हम लोग? 4। ये क्या हो जाएगा? जैसे ऐसे कंसीडर करो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भर चुके हैं, 2 यहाँ पे भर चुके हैं। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? 5वां, 5th, ये क्या हो जाएगा? 6th, ये क्या होगा? 7th, ये क्या होगा? 8। इसी के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन बताना है। 8th इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये कहाँ प्रेजेंट है बताओ? 2p में। तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। l की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि p में है। m की वैल्यू क्या होगा? -1, 0, +1, याद करो ये कहाँ है? -1। और इसका स्पिन क्या है? बोलो, -12। कुछ समझ में आया ये चीज़ें? अगर इसी तरीके से अगर हमें बोला जाता, ये किसके लिए है? 8th इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। अगर बोला जाता कि 6th इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए, ठीक है, तो 4 ये हो गया, 5वां 6ठा, 6 इलेक्ट्रॉन यही है ना? 6 इलेक्ट्रॉन कौन सा हो जाएगा? देखो 4 भर चुके हैं, p में 5वां और ये 6ठा हो गया। इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन बताना है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2, l की वैल्यू 1, m क्या हो जाएगा? 0, स्पिन क्या होगा? +12। तो कैसे चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ क्लियर? लिखो इसको। क्या यही पूछना चाह रहे थे कल? यही पूछना चाह रहे थे? जो ये बना लिया वो 7th, 8th एंड 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन बताएंगे। जो इसको कर चुके हैं वो 7th, 8th और 9th इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन बताएंगे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2, 2:2, 2p5 आया होगा। ठीक है, तो p में अगर इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन तो इधर भर चुके हैं, ये क्या हो जाएगा? 5वां, ये 6ठा और ये क्या होगा? 7th, ये क्या होगा? 8th और ये क्या होगा? ये 9th होगा। तो आते हैं हम लोग 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और ये 9 इलेक्ट्रॉन के लिए। n की वैल्यू सभी के लिए क्या है? 2 है। l की वैल्यू भी क्या है? 1, 1, 1। m की वैल्यू है ना, 7th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या हो जाएगा? +1। 8th इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और इसके लिए क्या होगा? ये 0। अब आते हैं स्पिन में।
7th इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या है, प्लस हाफ, 8th इलेक्ट्रॉन का स्पिन माइनस हाफ, और 9th इलेक्ट्रॉन का स्पिन ये माइनस हाफ। तो देख लो कि चारों क्वांटम नंबर किसी का भी सेम नहीं आया है। क्या चारों क्वांटम नंबर सेम आया है? तो किसी का भी यहाँ पर सेम नहीं आएगा। जैसे अगर कंपैरिजन करना है तो इन दोनों का ही करो। देखो ये दोनों सेम है, 2 2 1 1, माइनस हाफ, लेकिन क्या है, एक -1 में है और एक कहाँ पर है, 0। मतलब सभी चीज़ें उसका सेम है, इवन स्पिन भी, लेकिन एक इस घर में एक उस घर में है ना, एक इस ऑर्बिटल में और एक अगले ऑर्बिटल में। तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लियर है। लिखो इसको जल्दी से। स्पिन देखो, क्या हम लोग ये एज्यूम करते हैं, अगर क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग अपवर्ड एरो में इस तरीके से लिखते हैं, और इसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, प्लस हाफ। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम लोग यहाँ पर डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या लिखते हैं, माइनस हाफ। तो ये जो डाउनवर्ड है मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, और इसको हम लोग क्या ले रहे हैं, माइनस हाफ ले रहे हैं। लिख लिया इसको। इसमें बताना है कि कौन सा जो अभी लिख रहे हैं चारों क्वांटम नंबर का सेट वो सही नहीं है ना, लिखना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज करेक्ट और इनकरेक्ट, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग quantum numbers, which of the following set of quantum numbers are correct or incorrect, कौन सा सही है कौन सा गलत। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मिलेगा आप लोग को। पहला देखना, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू +1 और स्पिन इक्वल टू प्लस हाफ। तो बताओ कि कौन सही है कि गलत है। गलत है। कौन सा गलत है? जब n यहाँ पे 2 है तो नंबर ऑफ सबसेल भी क्या होंगे, 2 ही होंगे, और उसकी काउंटिंग कहाँ से शुरू होगी, 0 से। 0 और 1 होगा, मतलब ये 2 पॉसिबल नहीं। समझ में आया। सेकेंड अगर हम बात करते हैं, n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1, l इक्वल टू क्या है, 1 है, और m इक्वल टू +2 है, और स्पिन इक्वल टू प्लस हाफ है। ये n इक्वल टू 2 में कभी भी कोई गड़बड़ी नहीं रहता है ना। इसके अकॉर्डिंग इसको देखना। अगर n 2 है तो l 1 हो सकता है, लेकिन l अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस l। तो प्लस माइनस ये +2 पॉसिबल है क्या, मतलब ये क्या हो गया, ये गलत। तीसरा देखो, n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू 0 और स्पिन इक्वल टू क्या है, प्लस हाफ। सही है कि गलत है? ये सही। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2 और m इक्वल टू +2 और स्पिन इज इक्वल टू -हाफ। तो ये बता सकते हो कि कौन सा ऑर्बिटल है, सही है कि गलत है, ये बताओ पहले। ये सही है। अब आपको बताना है कि ऑर्बिटल कौन सा, इलेक्ट्रॉन कौन सा है। ठीक है, चलो आते हैं, या यहीं से स्टार्ट करते हैं ना। ऐसे क्वेश्चन देखे होगे, कौन सा सही है कौन सा गलत, ये आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस में चेंज करना चाह रहे हैं इसको, कि मान लो कि कभी ऐसा एक सीरीज गिवन है और आपको बताना है कि ये कौन सा ऑर्बिटल है। n इक्वल टू 3 है और l इक्वल टू 1 है, तो ये कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3p होगा। गुड। तो इसका मतलब है कि 3p में हम कितना डब्बा बना दें, 3 डब्बा बना दें, और जिसमें कि ये -1 है और ये +1 है और ये क्या है, 0। इलेक्ट्रॉन कहाँ मौजूद है, 0, मतलब इस पर इसके अंदर मौजूद है, और उसका स्पिन क्या है, +हाफ। इसका मतलब यही हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन होगा। बात समझ में आ रहा? इसमें क्या भरा हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैलकुलेट किए,
n 3 है तो 3 लिख दिए, l की वैल्यू 1 है तो p हो गया, और m की वैल्यू 0 तो हम इस पर आ गए, और इसका स्पिन क्या है, हाफ है। ये क्लियर है? नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। 3d है, l ये क्या हो जाएगा, ये 3d ऑर्बिटल में आ गया ना, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2 मतलब d है, और प्लस m क्या है, प्लस 2 है। इसका मतलब कौन सा ऑर्बिटल के बारे में बात कर रहे हैं, ये वाला, यही ऑर्बिटल ना, ये ऑर्बिटल, और स्पिन क्या है, तो ये कैसा होगा, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें अभी भी डाउट है, इसमें डाउट है कहीं कुछ, कहाँ डाउट है, बोलो, पूरा ही डाउट है। क्लास नहीं थी ना सर, कल थी, अच्छा, पिछली क्लास का ऑफिस से जाकर के वीडियो मांग लेना, और उसको आज घर पे जाकर के देख लेना, है ना। जो भी क्लासेस मान लो, जो नए बच्चे हैं, हमें लग रहा है आज दो नए बच्चे हैं, कौन कौन है, 3 है, 4। ऑफिस में जाकर के वीडियोज़ एक बार देख लेना, और एक ही क्लास में सारी चीज़ें तुमको समझ में आ जाएगा। और ठीक है, 100% नहीं समझ में आएगा, क्योंकि लाइव क्लास और उसमें रिकॉर्डेड क्लास में डिफरेंस तो होता ही है। तो एक बार देख लेना उसमें कि कहीं पे कुछ डाउट लगे तो फिर हम, जैसे 15 मिनट का ब्रेक होता है ना, तो 15 मिनट का ब्रेक में आकर के हमसे पूछ लेंगे, सर ये वाला चीज़ कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे कोई दिक्कत, इसमें हमको लग रहा है तुमको दिक्कत हो रहा है कि सर एल का ये कैसे आप बोल दिए, l = 2 में d कैसे हो गया, ये सब डाउट है। वो वीडियो देखना होगा तब समझ में आएगा कि l = 1 p कैसे हो गया, l = 2 d कैसे हो गया ना, ये देखे हुए तभी उसमें समझ में आएगा। तो इस तरीके से जितने भी क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चन आएगा हो जाना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। हाँ हाँ जैसे 5 ऑर्बिटल्स हैं, हाँ तो उसमें हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे 3 में +1 0 -1 हाँ 0 +1, तो पांचों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें, जैसे इस पर +2 आ गया। अरे बाबा कल क्लास में पढ़ाए थे कॉपी, सुनो 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 तो सही। m = होता है +-l, इसका मतलब होता है -l to +l, और अगर l की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 से लेकर के +2, है ना। तो अब ये 5 डब्बा है, 5 डब्बा भर दो इस तरीके से, तो ये -2 -1 0 +1 और ये +2, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है ना। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 1s1 लिखना है, फिर भी तुमको पता है कि तुमको ये आता है। वन एस टू, ये क्या होगा, 1s2 2s1। बेरिलियम 1s2 2s2। बोरोन 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p4।
ये कुछ 6 दे रहे हैं, बस इसको लिख लेना घर पे प्रैक्टिस करने के लिए। लिख लिए सब? टाइटेनियम में कितना है? हाँ, मतलब तुम उतना ही लिखे जितना हम लिखे हैं। मैग्नीशियम कितना है? हाँ ठीक, चल बढ़ते चलो। हाँ, 4:3D2। ठीक ठीक, इसको लोग ऐसे लिखते हैं ना, जैसे आर्गन लिख दी, आर्गन के बाद स्टार्ट करते हैं। तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये हम जानबूझ के इसलिए लिखाना चाह रहे हैं कि देखो ये प्रैक्टिस है, वर्कआउट है ना। जैसे कोई क्रिकेटर को भी अगर क्रिकेट कोचिंग जाना होता है ना, तो उसके स्टेडियम का 4 चक्कर लगाना होता है पहले, बैट और बॉल पकड़ने से पहले, तो उसको 4 चक्कर लगाना होता है। तो वो तो बोलेगा कि हम तो बैट्समैन हैं, हमको उसाइन बोल्ट क्यों बना रहे हो। बायोम के पुराने स्टूडेंट कौन कौन है? एक्स बायोम, इनमें से कोई नहीं है? कोई कम 3D5 कैसे होगा? 3D5 तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का 3P5 होगा। तो वो भी नहीं लाई हो? हाँ? नहीं लिखना है ना, भूल जाओ, 0 से शुरू करना है तुम्हें। पास्ट वाली सारी चीज़ें भूल जाओ, एकदम नए से शुरू करना है, नए से लिखना है। ये नहीं सोचना है कि एनालिसिस करना है कि हमको ये आता है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे ना, ऐसी चीज़ें कुछ नहीं रखना दिमाग में। हाँ, नहीं, सेम हो ही नहीं सकता। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया, अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो उसमें सेम नहीं होगा। हम ले करके आना, नोट्स हम तुमको दिखा देंगे, और थोड़ा ही डिफरेंस है। हमको लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट अगर 20% इंप्रूवमेंट हो जाता तो सिलेक्शन शायद हो जाता, तो वही 20% हम एक्स्ट्रा कराएंगे, लेकिन लिखना होगा सारी चीज़ें। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं कोई जीरो नहीं है, सभी पढ़ के आया कुछ ना कुछ, तो फिर से लिखना सारी चीज़ें। तुम कल क्लास में नहीं थे ना, बता रहे थे बच्चे के दिमाग में चलता है कि इस साल हम सिर्फ फिजिक्स पढ़ेंगे, इस साल सिर्फ हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, मेरा हो जाएगा। नहीं, आपको बायो भी पढ़ना है, ये याद रखना, नहीं तो पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सर, है ना। दिल्ली में जो यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं ना, बिहार यूपी वाले, तो उन लोग का 5 साल 10 साल इसलिए हो जाता है क्योंकि आज इस साल अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे बहुत अच्छा से, तो अगले साल उनका इकोनॉमिक्स एग्जाम जरूर खराब जाएगा या ज्योग्राफी का, फिर अगले साल वो इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी की ट्यूशन ज्वाइन करेंगे, तो फिर पता चलेगा पॉलिटिकल साइंस से ख़राब हो गया। और जो आईआईटी बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लड़के जाते हैं, वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ते हैं, 2-3 साल में निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका प्रोसीजर ही 1 साल का है यूपीएससी का, तो 2 से 2.5 साल में निकाल लेते हैं। लेकिन पंचवर्षीय योजना वाले
नहीं, तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको जीरो से स्टार्ट करना है, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ना है ना। बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा बच्चा केयरलेस पास आउट वाला बायोलॉजी के लिए होता है, उसको इतना कॉन्फिडेंस रहता है बायोलॉजी में, बायोलॉजी तो हमें आता ही है, नहीं पढ़ना आपको है, फिर जीरो से शुरू करना। आता है अच्छी बात है, कम समय लगेगा, लेकिन पढ़ना है आपको। जो सब्जेक्ट वीक है उस पर थोड़ा समय ज़्यादा देना। और वीक मोस्टली बच्चे का आइदर फिजिक्स रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री रहता है, और एक ऑर्गेनिक के कुछ पार्ट हो सकते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं रहता। ठीक है, ये लिख लिया यहाँ तक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब देखो डिस्कस करते हैं हम, सिर्फ फाइनल लिखेंगे अब। नियॉन का क्या होगा, 2p6, सोडियम का लास्ट में 3s1, मैग्नीशियम 3s2, 3s3, 3s4, 3p, हाँ ये 3p1 आ जाएगा ना, ये 3p2, 3p3, 3p4, ऐसे देख लो। ये नाइट्रोजन का ही फैमिली का है, नाइट्रोजन के फैमिली का कौन है, फास्फोरस है, तो 2p3 है तो नीचे क्या हो गया 3p3, ये 2p4 है तो क्या हो गया 3p। पोटेशियम क्या हो जाएगा, क्लोरीन कहीं छूट गया क्या, ठीक है क्लोरीन तो था, देखो क्लोरीन था, है ना। क्लोरीन का 3p, हाँ हाँ हाँ, नहीं बोल, उसको बोलने दो तो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, तो इसलिए क्लोरीन को भर दिए पूरा, वाह, तो तुम चमत्कार कर दिए। ये क्या किया, 3s का एक इलेक्ट्रॉन उठा करके और 3p को उधर दे दिया। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा लास्ट में, 3s2, 3p5, ये इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये गलत है। तो क्लोरीन का क्या होगा 3p5, इसका क्या होगा 4s1, 4s2। स्कैंडियम का क्या होगा 4s2, 3d1, स्कैंडियम का 4s2, 3d1। टाइटेनियम का क्या होगा 4s2, 3d2, ये 3d3, ये 3d4 आ रहा होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज लाएंगे हम लोग, है ना। और ये 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 आया होगा, जो कि गलत है, उसको हम करेक्ट करेंगे अभी यहाँ पर। और जिंक का आएगा 3d10, ठीक है। दो जगह पर थोड़ा सा चेंज हम लोग करेंगे अभी, जैसे क्रोमियम की बात करते हैं, तो क्रोमियम का आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2, 3d4, है ना। तो देखो क्या होता है कि यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जो फिल कर रहे हैं वो स्टेबल कब होता है, जब आइदर हाफ फिल्ड हो या फुल फिल्ड हो। इसी को कहते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड। तो नीचे लिखना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये कहता है कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल कब होगा, जब आइदर हाफ फील्ड में होगा या फुल फील्ड में होगा। मतलब अगर हाफ फील्ड की बात करते हैं हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा P3, D5 और क्या हो जाएगा F7, और ये क्या हो जाएगा F7। उसी तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं कि फुल फील्ड कब होगा, जब P में क्या हो जाए 6, D में क्या हो जाए 10 और F में क्या हो जाए 14। इन सब केसेस में ये क्या होता है, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेबल होता है।
एक्स्ट्रा स्टेबल होने का देखो रीज़न भी ये है कि बेसिकली अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मान लो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर आराम से जंप कर सकते हैं, सभी की एनर्जी क्या है, एक बराबर है, ऑलमोस्ट कहते हैं ना डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है। तो ये पॉसिबल कब होगा, ये इधर से उधर इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से अगर हम लोग इसको बताते हैं, ये हाफ फील्ड है और ये फुल फील्ड है, ठीक है। तो हाफ फील्ड में है तो सभी की एनर्जी बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाए उधर जाए कोई फर्क ये नहीं पड़ता। फुल फील्ड में भी वैसे ही कुछ केसेस हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाए कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो एक को क्या होना होगा, ये डबल हो जाएगा। मान लो कि ऐसे है, किसी हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, किसी हॉस्टल में सभी में सिंगल सिंगल रूम है इस तरीके से, और सभी का जो ये है रेंट है जो भी वो क्या है आपका एकदम इक्वली है, तो बच्चा किसी में भी चला जाएगा आराम से, मतलब कहीं भी जाएगा तो स्टेबल रहेगा। अब एक रूम में हम क्या कर रहे हैं, बदमाशी क्या कर रहे हैं कि एक रूम को डबल कर दे रहे हैं और 4 रूम को सिंगल छोड़ दे रहे हैं। तो जो डबल रूम वाला बच्चा है वो डेली हल्ला करेगा कि सर वो चारों बच्चों सिंगल में है, फैल से है और हमको कंजेस्टेड में रख दिए हैं। तो बेसिकली वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगा क्या, अनस्टेबिलिटी आएगा, अनस्टेबिलिटी आएगा। तो कुछ ऐसा ही चीज़ यहाँ पर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इनकी स्टेबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा, या तो हम क्या करें सभी रूम को क्या करें डबल रूम में कन्वर्ट करते हैं, तो स्टेबिलिटी वहाँ पर मेंटेन रहता है। इसलिए हाफ फील्ड या फुल फील्ड में क्या होता है, स्टेबल होते हैं। उसका रीज़न यही है ये इलेक्ट्रॉन ये आराम से इधर से उधर जंप कर ले, कोई फर्क नहीं पड़े। मान लो सभी रूम एक साइज़ के हैं, सबका रेंट भी एक बराबर है और हम उसके ऑनर हैं, और ये बच्चा एक्सचेंज करने के लिए आ रहा है, क्यों सर हम 4 नंबर में जाएंगे, ये बोला 1 नंबर में जाएंगे, हम बोले चले जाओ। लेकिन अगर दोनों का रेंट अलग होगा, मतलब एनर्जी अलग होगी, तो फिर उसको हम बोलेंगे कि नहीं आपको ये एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए आपको। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्या ये चीज़ें क्लियर है? तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि इस फॉर्म में क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। जो तुम क्लोरीन के बारे में लगा रहे थे कि क्लोरीन में सर ऐसा होगा कि 3s2 3p5 है, तुम क्या कह रहे हो कि 3s1 कर दे रहे हो और 3p6 कर दे रहे हो, यही कर रहे हो ना कि सर ये स्टेबल हो जाएगा। देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, कभी भी जो इस तरीके का इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो हाइयर से लोअर की तरफ आता है, लोअर से हाइयर की तरफ नहीं जाएगा। मतलब अगर ये इस पेंसिल को अगर हम छोड़ दें यहाँ से तो ये ऊपर से कभी भी नीचे आएगा, छोड़ने के बाद ये नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। ऊपर जाने के लिए क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो 3s और 3p में किसका एनर्जी ज़्यादा है, 3s से ज़्यादा क्या एनर्जी है, अभी तो n+l रूल पढ़ा है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपने से नहीं जाएगा, याद रहेगा, ऊपर से हाइयर से लोअर की तरफ एनर्जी आ सकता है। तो ये चीज़ें क्लियर है, यस नो। अब देखो क्रोमियम में वही चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 है। कल हम लोग यही चीज़ देख रहे थे, क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं। तो ये क्या हो गया, मान लो कि 3 है और 3 में भी ये क्या है, ये d ऑर्बिटल है ना, इसमें s भी है p भी है, इस तरीके से ये s है और p है। 4s कहाँ पर होगा, ये 4 है तो ये क्या हो जाएगा, उसका s होगा, यस नो। बाहर कौन है, 4s है, तो 4s से अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आ सकता है अपने से, लेकिन ये अंदर से बाहर अपने से नहीं जाएगा, फिर इसके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी देना पड़ता है। ये चीज़ ध्यान में रखो, बाहर के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ आ सकता है, अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर ये नहीं जाएगा, याद रहेगा। तो इस केस में देखो होता क्या है, 4s अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करता है, तो इसलिए इसका ये कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या एग्जिस्ट करता है, 4s1 3d5। समझ में आया कुछ? सिमिलरली अगर हम कॉपर की बात करते हैं 29 आता है, तो इसको इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये आ रहा होगा 4s2 3d9। तो यहाँ भी 4s क्या है, बाहर है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। तो ये डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4s1 और 3d। कुछ समझ में आया? तो ये भी इलेक्ट्रॉन जो इधर से उधर होता है वो बाहर से अंदर की तरफ आ सकता है, मतलब बाहर एनर्जी क्या होगा, ये 4th में है
फोर्थ से थर्ड में आ सकता है, थर्ड से फोर्थ में नहीं जा सकता। जैसे एक छोटी सी अगर हम बात कर रहे हैं, कोई बच्चा क्लास 4 में पढ़ रहा है, उसको उसके पेरेंट को लग रहा है कि मेरा बच्चा कमज़ोर है, तो उसको क्लास 3 में एडमिशन उसको तुरंत आराम से करा देंगे। लेकिन अगर 4 में बच्चा है और पढ़ने में बहुत तेज है, उसके पेरेंट्स चाह रहे हैं कि नहीं इसको हम क्लास 5 में करा दें, स्कूल परमिट करेगा? स्कूल परमिट करेगा इसको? नहीं। मतलब हाइयर अपग्रेडेशन इज नॉट पॉसिबल, लोअर अपग्रेडेशन ये पॉसिबल। बात समझ में आ रहा? तो ये चीज़ें ध्यान में रखना इसमें। तो कभी भी लो से हाई नहीं जाएगा, हाई से लो अपने आप आता है। ये तो नेचर का रूल ही है, इसी को स्पॉन्टेनिटी भी कहते हैं। नेचर का रूल है, कभी भी हाई से किधर की तरफ आएगा, लो की तरफ। हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई एनर्जी से लो एनर्जी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो ये चीज़ें आती हैं, तो ये लिख लो यहाँ पर, है ना। इसमें एक थोड़ा सा चेंज समझाते हैं आपको। Ni का जो होता है एटॉमिक नंबर 28 और ये होता है 4s2 3d8, ये एग्जिस्ट करता है। लेकिन Ni के ठीक नीचे होता है Pd और इसका होता है 5s2 3d8 होना चाहिए, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों इलेक्ट्रॉन वहाँ ट्रांसफ़र करता है, तो इसलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s0 3d10 हो जाता है। ये एग्जिस्ट करता है Pd का। अभी तक तुम यही सुने होगे ना, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है। हाँ ये 40 होगा। तो कभी भी यही सुने होगे कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे Pd ही एकलौता एटम है जहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। और Pd यहाँ पर तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा यूजफुल ना हो, लेकिन कोऑर्डिनेशन में आपको पता है कि Pd वहाँ पर रहता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में Pd रहेगा आपको। इसलिए कहीं पर एक जगह पढ़े भी होगे कि Pd dsp2 नहीं करता है, sp3 करता है। क्यों? इसका S खाली है। बात समझ में आ रहा? ये पढ़े होगे Pd जो होता है वो dsp2, हाँ sp3 नहीं करता है। हाँ तो वो उस तरीके से ये आएगा, ये सब सारी चीज़ें।